Assalamu alaikum everyone. Now we're going to start chapter number 13, which is last chapter of heart. अब इसमें हमने सारे कार्डिक डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, बेसिकली कार्डिक एरिदमियाज पढ़ने हैं, ठीक है। और एरिदमिया क्या होता है? रिदम प्रॉब्लम्स, ठीक है। टू स्टार्ट विद सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइनस टैकीकार्डिया एंड साइनस ब्रेडिकार्डिया, विच आर बेसिकली साइनस एरिदमियाज। अच्छा, साइनस एरिदमियाज तो ए रिदमिया, रिदम तो होता है कि नॉर्मल रिदम, ठीक है। ए अगर साथ लग जाए तो एब्सेंस ऑफ नॉर्मल रिदम इज एरिदमिया। तो व्हाट इज साइनस? साइनस इज फ्रॉम एस ए नोड। तो एस ए नोड में अगर कोई भी पंगा होगा तो उसको एस ए नोड को रेफर करने के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं साइनस, ठीक है। एंड टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज्ड हार्ट रेट। अब इसके लिए हमें पहले नॉर्मल हार्ट रेट पता होगा, तभी हम डिफाइन कर सकेंगे ना कि ये इंक्रीज है डिक्रीज है। तो नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? तो आप लोग कहोगे 72, तो मैं कहूँगा नो, नॉर्मल हार्ट रेट इज अ रेंज दैट इज फ्रॉम 60 to 100 इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट इज नॉर्मल हार्ट रेट। तो उसका मतलब है अगर हार्ट रेट 100 से ऊपर चला जाए तो दैट इज टैकीकार्डिया, और अगर 60 से नीचे चला जाए तो दैट इज ब्रेडिकार्डिया। और अगर वो हार्ट रेट जो 100 से ऊपर गया दैट इज बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एस ए नोड, वो इंपल्स एस ए नोड ही ओरिजिनेट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे साइनस टैकीकार्डिया एंड साइनस ब्रेडिकार्डिया। ठीक हो गया। नॉर्मली जो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है या हार्ट रेट कम हो जाता है उसे हम साइनस टैकीकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हार्ट रेट बढ़ने के कॉजेज क्या हैं? नंबर एक, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपको फीवर होता है, बुखार होता है, तो उसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है। और कितना बढ़ता है? हाँ, अक्सर डॉक्टर सिर्फ पल्स देख के बता देते हैं कि बुखार कितना होगा। क्यों? क्योंकि इन मोस्ट केसेस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 10 बीट्स पर मिनट बढ़ा देता है, और 1 डिग्री सेल्सियस 18 बीट्स पर मिनट बढ़ा देता है। अगर आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का डिफरेंस देखें तो वो भी इतना ही है कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो वही बात होगी। तो 1 फ़ारेनहाइट अगर बढ़ गया, ये एमसीक्यूज में अक्सर पॉइंट आया था, तो 10 बीट्स पर मिनट बढ़ जाती हैं। और अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो 18 बीट्स पर मिनट बढ़ जाती हैं। तो एक तो जी आपका एस ए नोड साइनस टैकीकार्डिया का एक कॉज तो फीवर हो गया। अब फीवर में क्यों हो गया अभी टैकीकार्डिया? क्योंकि वो आपकी डीपोलराइजेशन जल्दी हो जाती है, ठीक है, मोर परमिएबल हो जाते हैं आपके चैनल्स। अच्छा, दूसरा कॉज है जो कि मेनली सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, वो है सिंपथेटिक डिस्चार्ज। जब भी सिंपथेटिक डिस्चार्ज होगा किसी भी वजह से तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। आप कहीं जा रहे हो, आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, तो जैसे ही आप फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आते हो गुस्से में, तो साथ ही हार्ट रेट तेज हो जाता है, क्योंकि सिंपथेटिक डिस्चार्ज बढ़ जाता है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ है ब्रेडिकार्डिया पे आते हैं जी, साइनस ब्रेडिकार्डिया। भी ऐसा क्या हो गया ऐसे नोड को कि वो कम धड़कने लग गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है एथलीट्स ब्रेडिकार्डिया। जो एथलीट होते हैं ना, उनमें हार्ट रेट नॉर्मल बंदे से कम होता है। क्वाइट पॉसिबल उनका आप हार्ट रेट चेक करो तो 50 हो, 51 2 हो, ठीक है, नॉर्मली। और वो 50 और 51 2 हार्ट रेट पे भी एथलीट्स का हार्ट सारी बॉडी को रिक्वायर्ड ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। आप कहेंगे हैं हार्ट बीट कम कर रहा है तो फिर भी ब्लड आगे किस तरह उतना ही जा रहा है? हार्ट नंबर ऑफ टाइम्स कम बीट कर रहा है, मगर हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो ज़्यादा फोर्सफुल हो जाती है इन एथलीट्स। जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी फोर्सफुल हो जाती है तो कम बीट्स में ही एथलीट का हार्ट तमाम ऑर्गन्स को उतना ब्लड पहुंचा देता है, ठीक है, जितना कि एक नॉर्मल बंदे, अगर एक नॉर्मल बंदे को 70 बीट्स 70 दफ़ा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करें, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो जितना ब्लड जाता है, तो एक एथलीट में उतना ब्लड 50 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करके ही आगे चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त ज़ोरदार तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? जिस तरह उसमें सिंपथेटिक इंक्रीज सिंपथेटिक डिस्चार्ज में हार्ट रेट बढ़ता था, तो उसमें इंक्रीज पैरासिम्पथेटिक डिस्चार्ज में हार्ट रेट बढ़ेगा। और पैरासिम्पथेटिक नर्व हार्ट को कौन सी सप्लाई करती है? वेगस नर्व, जो कि 10th नर्व है। और इसलिए हम उसको वेगस नर्व, जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्व है, इसी वजह से हम उसे कहते हैं वेगल डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाए तो हार्ट रेट कम हो जाता है, या इंक्रीज्ड वेगल स्टिमुलेशन हो जाए तो हार्ट रेट डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अब एक चीज़ है कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। अब ये क्या बला आ गई अभी? कैरोटिड साइनस सिंड्रोम, कैरोटिड्स क्या होती हैं?
कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड वेसल्स। अब कैरोटिड वेसल्स के पास पड़े होते हैं हमारे बेरो रिसेप्टर्स, प्रेशर रिसेप्टर्स। यानी कि अगर बॉडी में प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया ना, तो जो कैरोटिड ब्लड वेसल्स जो कि नेक में होती हैं वो सेंस कर जाती हैं कि ओए हो ये तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, इस बंदे का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। जब कैरोटिड ब्लड वेसल्स के अंदर ढेर सारा ब्लड आता है तो वो कैरोटिड वेसल्स ऐसे फील करती हैं कि ढेर सारा ब्लड आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, ठीक है। तो वो कैरोटिड वेसल्स के अंदर होते हैं कैरोटिड रिसेप्टर्स। अब कैरोटिड रिसेप्टर्स जो हैं, जो बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, बेसिकली प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, वो सेंस करते हैं कि प्रेशर बहुत बढ़ गया। अब जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो ब्रेन स्टेम को, वेजोमोटर सेंटर को सिग्नल भेजते हैं कि इस बंदे का तो प्रेशर बहुत बढ़ गया, इसका हार्ट रेट ज़रा कम कर दें। ये नॉर्मल फिनोमेना है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बेरो रिसेप्टर स्ट्रेच होंगे, वो जाके वेजोमोटर सेंटर जो कि ब्रेन स्टेम में पड़ा होता है, उसे कहेंगे कि भाई इस बंदे की सिंपैथेटिक सप्लाई कम कर दो, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ज़्यादा कर दो, ताकि इसका हार्ट रेट कम हो जाए और ब्लड प्रेशर ज़रा लो हो जाए, या नॉर्मल पे आ जाए, ठीक है। अब कैरोटिड साइनस सिंड्रोम में क्या होता है कि अक्सर लोगों के जो बेरो रिसेप्टर है, यानी कि जो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं इन कैरोटिड ब्लड वेसल्स, जो कि कैरोटिड ब्लड वेसल्स आपकी नेक में हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि अगर उनकी नेक पे कोई चीज़ टच करे तो बेरो रिसेप्टर समझता है कि ओह हो लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, और उनका हार्ट रेट कम कर देता है। यानी कि जो कॉलर है, अगर शर्ट का कॉलर भी आप थोड़ा सा टाइट बंद करें और अक्सर बंदों में वही टच करें नेक पे, तो वो प्रेशर, तो सारी बात है अगर बाहर से पुश होगी बेरो रिसेप्टर पे तो बेरो रिसेप्टर को लगेगा कि ओए ये तो कोई प्रेशर आ गया। अब बेरो रिसेप्टर ने तो बनाया है ब्लड प्रेशर सेंस करने के लिए, मगर किसी बंदे में वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा तो बाहर के प्रेशर्स को भी वैसे ही लेगा जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो कैरोटिड साइनस सिंड्रोम में ये होता है कि ओवर स्टिमुलेशन ऑफ कैरोटिड बेरो रिसेप्टर्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर हार्ट रेट को कम करा देते हैं। यानी कि हार्ट रेट कम करने की ज़रूरत कोई नहीं थी, मगर एम ही हार्ट रेट कम हो जाता है उनकी सेंसिटिविटी की वजह से। तो ये कैरोटिड साइनस सिंड्रोम है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक टर्म है साइनस एरिथमिया। अब ये साइनस एरिथमिया क्या है? यानी कि ऐसे नोडल एरिथमिया। नॉर्मल बंदे में जनाब साइनस एरिथमिया होता है, यानी कि ऐसे नोडल एरिथमिया होता है। भाई मैं नॉर्मल हूँ, मुझे क्यों, आप नॉर्मल, आपको क्यों एरिथमिया? आपका तो रिदम नॉर्मल होना चाहिए। मगर साइनस एरिथमिया में पता क्या होता है? जब आप इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस वक्त आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपका हार्ट रेट कम हो जाता है। इनहेलेशन में हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है और एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन में हार्ट रेट कम हो जाता है। तो सारी बात है, अभी अपनी पल्स पे हाथ रखो और एक लंबा सा सांस अंदर लो, आप नोट करना हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और उसके बाद एक लंबी सी स्लो एक्सपायरेशन करना, आप महसूस करोगे कि आपका हार्ट रेट एकदम से ही कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपका जो पहले रिदम था वो रिदम नहीं रहा, यानी कि आपको इरिथमिया हो गया, बट दिस इज़ नॉर्मल। साइनस इरिथमिया इज़ नॉर्मल। अच्छा भी साइनस इरिथमिया होता क्यों है? चलें जी, इसके लिए हमें ब्रेन स्टेम में जाना पड़ेगा, और ब्रेन स्टेम में हमारे पास एक रेस्पायरेटरी सेंटर पड़ा होता है और एक वेजोमोटर सेंटर पड़ा होता है। रेस्पायरेटरी सेंटर क्या करता है? मेडुला में पड़ा होता है, मेडुला इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। तो मेडुलरी रेस्पायरेटरी सेंटर क्या करता है? हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और उसी के बिल्कुल साथ पड़ा होता है वेजोमोटर सेंटर। ये वेजोमोटर सेंटर क्या करता है? ये हमारी ब्लड वेसल्स की वेजोडाइलेशन कंस्ट्रिक्शन को कंट्रोल करता है और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों सारे हमसाए हैं। अब जैसे ही मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे लंग्स को इम्पल्स भेजता है ना कि चलो भाई शाबाश सांस अंदर लो, चलो सांस बाहर निकालो, तो ये जो इम्पल्स भेज रहा है ना, ये इम्पल्स स्पिल ओवर करके इसका जो हमसाया बैठा हुआ है वेजोमोटर सेंटर, उस पर भी गिर जाती है थोड़ी सी। यानी कि जो स्टिमुलेशन जिसने लंग्स को भेजनी है वो थोड़ी सी वो वाली इम्पल्स वेजोमोटर सेंटर को भी भेज देता है उससे ज़्यादा। तो इंस्पिरे उधर से वो इंस्पायर करने की इम्पल्स भेजनी है, मगर वो स्पिल ओवर चला जाता है वेजोमोटर सेंटर, और वेजोमोटर सेंटर कहते हैं अच्छा मैंने भी एक्टिवेट होना है, चलो जी हार्ट रेट को ऊपर कर दो। वो थोड़ा सा हार्ट रेट को ऊपर कर देता है एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। वो जैसी एक्सपिरेशन होती है तो फिर वो जो इम्पल्स जाती है वो इम्पल्स को वेजोमोटर सेंटर इस तरह रीड करता है कि चलो जी हार्ट रेट को कम कर दो।
तो ये एक फ़नी सी चीज़ साइनस एरिथमिया नॉर्मली होती है और उससे कोई नुकसान नहीं है, बट इट्स परफेक्टली नॉर्मल।